हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3521। मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए गद्यांश को हिंदी में उपन्यास की तरह समझाकर लिख रहा हूँ। सभी चीनी नामों और शब्दों का अनुवाद, जैसा कि आपने अनुरोध किया था, स्थायी रूप से सहेजा जा रहा है। एक नई यात्रा की शुरुआत। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। उसके मन में विचारों का एक बवंडर उठ रहा था। स्वर्गजाति, यह नाम सुनकर उसे लगा, क्या आदिम संसार में स्थित दिव्य महल इसी स्वर्गजाति का हिस्सा है? क्या यह आदिम संसार का कोई हिस्सा है? फिर उसे रहस्यमय सम्राट का ख्याल आया। उसने सोचा, क्या रहस्यमय सम्राट ने स्वर्गजाति के शिष्यों को पहले ही प्राचीन संसार में भेजने की व्यवस्था कर दी थी? यह तर्क उसे सही लगा। अगर मैं रहस्यमय सम्राट होता तो मैं अपने लोगों को अरबों वर्षों तक आदिम संसार में नहीं रहने देता। आर्यन ने दांत पीसे। स्वर्गजाति, यांग दाओ ने कहा, स्वर्गजाति का नाम रहस्यमय सम्राट ने खुद दिया था। हालांकि यह एक स्वर्गजाति है, लेकिन इसमें ज्यादा लोग नहीं हैं। वह आगे बोला, स्वर्गजाति का पवित्र भवन भी उच्च देवता क्षेत्र के एक पवित्र पर्वत पर है। मुझे उसकी सटीक जगह नहीं पता, लेकिन रहस्यमय सम्राट बहुत शक्तिशाली हैं। यह कहा जा सकता है कि प्राचीन संसार में कोई भी प्राचीन जाति उनकी बराबरी नहीं कर सकती। प्राचीन जातियों में उन्हें अजेय माना जा सकता है। यांग दाओ ने एक लंबी सांस ली और कहा, इसी वजह से उन्होंने स्वर्गजाति की स्थापना की। वरना वह स्वर्गजाति जैसा नाम क्यों रखते? उसने आर्यन की गंभीर मुद्रा देखी और जल्दी से बात बदली। ये वो बातें हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते। मैंने जो कुछ भी कहा वह ज्यादातर अफवाहें हैं। तुम इसे बस एक कहानी की तरह मान सकते हो। आर्यन ने पूछा, तो क्या रहस्यमय सम्राट प्राचीन संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? रहस्यमय सम्राट भले ही प्राचीन राजा हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह प्राचीन संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आखिर यह प्राचीन संसार है। यह आयाम अरबों वर्षों से मौजूद है और अभी भी बहुत सी अज्ञात जगहें हैं। यांग दाओ ने रहस्यमयी स्थानों का जिक्र किया। अराजकता, निषिद्ध भूमि, प्राचीन असुर, गहरा शून्य, 10,000 देवता, नरक, ये सभी निषिद्ध क्षेत्र हैं। यहाँ तक कि उच्च देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इनमें लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। कोई नहीं जानता कि वहाँ किस तरह के विशेषज्ञ मौजूद हैं। यांग दाओ ने आर्यन को याद दिलाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें यह याद रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति जीवन भर शक्तिशाली नहीं रह सकता। हर किंवदंती टूट जाती है। प्राचीन संसार के पहले अधिपति और नागों के पहले कुलपिता लॉन बटियन का क्या हुआ? वह वास्तव में पूरे प्राचीन संसार पर राज करता था, लेकिन अंत में क्या हुआ? क्या वह भी नहीं गिर गया? रहस्यमय सम्राट की तुलना लॉन बटियन से कैसे की जा सकती है? वह आर्यन को प्रेरित भी कर रहा था। कम से कम लॉन बटियन ने उन सभी निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश किया था जिनका मैंने अभी जिक्र किया। रहस्यमय सम्राट ने नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, मैं याद रखूंगा। यांग दाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। एक बार जब तुम प्राचीन क्रूर दल में प्रवेश कर जाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छे गुरु की सिफारिश करूंगा। उस समय 100 साल तक खेती करने के बाद तुम शायद एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच सकते हो। यह भी संभव है कि तुम देवता क्षेत्र में जाने की इच्छा रखो। सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ? देवता क्षेत्र में प्रवेश? यह भी एक तरह की प्रेरणा थी। इतने सालों में कितने लोग ऐसा कर पाए थे? यह बहुत मुश्किल था।
100 साल तो दूर की बात, भले ही हजारों या 10,000 साल हों, केवल कुछ ही लोग ऐसा कर पाते। हालांकि आर्यन के दिल में एक हलचल हुई। 100 साल, मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 साल। मुझे 10 साल के भीतर महान देवता क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। अगर दूसरों ने यह सुना होता तो वे शायद हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। 10 साल में सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ बनना, यह तो बस एक हवाई सपना था। लेकिन प्रणाली के साथ आर्यन एक ऐसी शक्ति था जो इस दुनिया के नियमों से परे थी। इसके अलावा वह एक खेती का शौकीन था, लेकिन वह एक पागल भी था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता था। इस समय यांग दाओ ने दूर पहाड़ की चोटी पर बने एक शहर की ओर इशारा किया, खड़ा हुआ और बोला, हम लगभग पहुंच गए हैं। पहाड़ के नीचे एक विशाल और अथाह सागर था जो दूर क्षितिज पर आकाश श्रृंखला से जुड़ा हुआ था। यांग दाओ ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, यह आदमी शक्ति का अभ्यास करता है। उसके शरीर में प्राचीन युग की शक्ति किसी तरह की कठोर चट्टान होनी चाहिए, इसलिए उसका शरीर बहुत मजबूत है। उसकी खेती महान तलवार स्वामी की है, लेकिन एक चरम तलवार संप्रदाय की शक्ति भी उसे घायल करना मुश्किल होगा। आर्यन चौंक गया, इतना असामान्य। यहां तक कि 10 स्तर का अंतर भी उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। यह सिर्फ असामान्य नहीं था, यह बेहद असामान्य था। और क्या यह केवल बचाव था, तो उसकी ताकत का क्या? इस तरह के व्यक्ति को खेल में केवल एक पेशे के रूप में वर्णित किया जा सकता है, सुपर टैंक। यदि वह सामने खड़ा हो जाए तो आप उसे किसी भी कीमत पर नहीं मार सकते। यांग दाओ ने कहा, दूसरा भी अधिक दिलचस्प है। वह एक खेती का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। खेती का प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है? आर्यन ने पूछा। यांग दाओ हल्के से मुस्कुराया और कहा, इस व्यक्ति की दिमागी शक्ति असामान्य रूप से विकसित है। हम सामान्य लोगों का एक दिमाग होता है, उसका 4 हैं। इसके अलावा उसके दिमाग का विकास हमारे दिमाग से दोगुना है। आर्यन हक्का बक्का रह गया। 4 दिमाग और उसके दिमाग का विकास हमारे दिमाग से दोगुना है? क्या यह अभी भी एक इंसान है? आर्यन ने हमेशा सोचा था कि वह काफी असामान्य है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका असामान्य स्तर भी प्राचीन संसार में कुछ भी नहीं था। यांग दाओ ने कहा, 4 दिमाग अजीब नहीं हैं। देवता क्षेत्र में अभी भी 8 हैं और वे सभी 100% विकसित हैं। आर्यन नीचांग शहर में उसने जो चीजें देखीं और उनसे संपर्क किया, उसे लगा कि वे अन्य आयामों के समान हैं। लेकिन देखने से नीचांग शहर बहुत छोटा था। प्राचीन संसार उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। 8 दिमाग को भूल जाओ, पृथ्वी पर लोगों का दिमाग केवल थोड़ा सा विकसित था। अगर यह 100% विकसित होता तो इस व्यक्ति को देवता कहा जा सकता था। एक अजेय और भयानक अस्तित्व। फीनिक्स जो बगल में थी, का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो। यांग दाओ ने फीनिक्स पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फीनिक्स ने उसे एक शरारती और अनुभवहीन छोटी लड़की जैसा महसूस कराया। वह आर्यन के शरीर में विशेष शक्ति देख सकता था, लेकिन वह फीनिक्स के शरीर में शक्ति नहीं देख सकता था। यह भी इसलिए था क्योंकि फीनिक्स ने कभी लड़ाई नहीं की थी। यांग दाओ ने आर्यन के चकित चेहरे को देखा और कहा, प्राचीन संसार में सभी प्रकार के क्षमता उपयोग करता हैं, और जो लोग प्राचीन क्रूर दल में प्रवेश कर सकते हैं, वे कमोबेश विशेष होते हैं। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वह एक महाशक्ति दुनिया में प्रवेश कर गया हो। हर किसी के पास अपनी अनूठी क्षमता थी। उसका दिल एक अजीब उत्तेजना से भर गया।
क्योंकि ऐसी दुनिया में होना निश्चित रूप से अद्भुत होगा। आर्यन ने यांग दाओ को देखा और उत्सुकता से पूछा, बड़ो, आपकी विशेष क्षमता क्या है? यांग दाओ हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें भविष्य में पता चलेगा। हा हा हा। उसने जोर से नहीं कहा। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। यांग दाओ की आभा हिल गई और केले का पंखा समुद्री शहर की ओर उड़ गया। फीनिक्स आर्यन के बगल में झुक गई और धीरे से बोली, पति, क्या तुम उसकी क्षमताओं को जानना चाहते हो? आर्यन ने सिर घुमाकर फीनिक्स की ओर देखा। फीनिक्स हंस पड़ी और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आर्यन ने सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहता था कि फीनिक्स अपनी शक्ति का उपयोग करे। फीनिक्स ने आर्यन को यह एहसास दिलाया कि उसके पास एक शक्तिशाली शक्ति है। शायद उसका प्राचीन नाग शरीर भी इस शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फीनिक्स ने कहा था कि उसकी यादें भी सील कर दी गई थीं। जब तक वह अपनी यादें खोलती, उसकी ताकत अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो जाएगी। फिर भी आर्यन नहीं चाहता था कि फीनिक्स खुद को उजागर करे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3522। नमस्ते। जैसा कि आपने अनुरोध किया था, मैं सभी चीनी नामों को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं और कहानी को एक उपन्यास की तरह हिंदी में समझा रहा हूं। महाबली और चतुर राजकुमार। सागरपोत नगर में, सागरपोत नगर के राजमहल के एक बड़े खाली मैदान में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। यह आवाज किसी साधारण प्रशिक्षण से नहीं आ रही थी, बल्कि चट्टान के नीचे से आ रही थी। वहां एक 20 साल का आदमी, जिसकी भुजाओं पर मोटी मोटी जंजीरें लिपटी थीं, पूरी ताकत से मुक्के मार रहा था। उसके शरीर की मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर थीं और उसकी त्वचा के नीचे की नसें बड़ी बड़ी केंचुओं की तरह दिखाई दे रही थीं। हर एक मांसपेशी में अपार शक्ति भरी थी। वह किसी भी समय फट पड़ने वाले ज्वालामुखी जैसा लग रहा था। वह लगभग 3 मीटर लंबा और 500 किलोग्राम से अधिक भारी था और वहां एक भारी चट्टान की तरह खड़ा था। उसकी भुजाओं में जंजीरें लिपटी थीं, जो चट्टान के नीचे तक जाती थीं। केवल जंजीरों का वजन ही हजारों किलोग्राम था। वह लगातार मुक्के मार रहा था। हर मुक्के के साथ जंजीरें तन जाती थीं और चट्टान के नीचे से एक जोरदार गड़गड़ाहट आती थी। धड़ाम। उसकी मुट्ठी हवा को चीरती हुई जाती और चट्टान के नीचे से एक और जोरदार आवाज आती। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उस आदमी की आंखें बेहद गंभीर थीं। हर मुक्के में वह अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक रहा था। 100 मुक्के पूरे करने के बाद उसकी नजरें अनजाने में दूसरी दिशा में चली जातीं। प्रशिक्षण मैदान में एक बड़े पेड़ के नीचे एक युवक आराम से लेटा हुआ था। उसके मुंह में कुत्ते की पूंछ वाली घास थी और पैर क्रॉस करके रखे थे। उसका चेहरा एक पुआल की टोपी से ढका था और यह कहना मुश्किल था कि वह सो रहा था या कुछ सोच रहा था। हर बार जब मुक्के की आवाज रुकती, तो वह शांत स्वर में कहता, जारी रखो। और वह विशालकाय आदमी फिर से मुक्के मारने लगता। हालांकि उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था, उसने कोई शिकायत नहीं की। वह लगातार मुक्के मारता रहा। एक मुक्का, फिर दूसरा। बार बार वह अपनी ताकत को जंजीरों से टकराता रहा। दाहान भाई और छोटे मालिक। वह यहाँ है। वह यहाँ है। वह यहाँ है। वह प्राचीन उग्र दल का बुजुर्ग यहाँ आ गया है। एक नौकर दौड़कर प्रशिक्षण मैदान में आया और उसने उस विशाल आदमी को मुक्के मारते देखा। वह हैरान होकर बोला, दाहान भाई, तुम्हारी ताकत फिर बढ़ गई है।
फिर वह चट्टान के किनारे गया और नीचे झांक कर देखा। वह और भी हैरान हो गया। दाहान भाई, तुमने तो गहरे सागर का काला लोहा पानी से बाहर निकाल दिया है। दाहान मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया और उसके मुक्के मारने की गति 1 सेकंड के लिए धीमी हो गई। पेड़ के नीचे लेटे युवक ने तुरंत कहा, क्या मैंने तुम्हें सुनने के लिए कहा था? दाहान ने तुरंत कहा, माफ करना छोटे मालिक। वह जल्दी जल्दी मुक्के मारने लगा, बिना किसी ठहराव के। पेड़ के नीचे का युवक हिला भी नहीं। वह अभी भी आलस से लेटा हुआ था, जैसे उसने नौकर की बात सुनी ही न हो। छोटे मालिक, आप उत्साहित क्यों नहीं हैं? प्राचीन उग्र दल के बुजुर्ग आ गए हैं। मालिक ने मुझे आपको सामने वाले आंगन में बुलाने के लिए कहा है। युवक ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आ गया तो आ गया। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम चाहते हो कि मैं प्राचीन उग्र दल में जाऊं? उसे खुद यहाँ आने दो, मैं हिलने के लिए बहुत आलसी हूँ। नौकर ने चिंतित होकर कहा, यह मालिक का आदेश है। वह चाहते हैं कि आप जल्दी से चलें। युवक ने झुंझलाकर कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो क्या हुआ अगर वह प्राचीन उग्र दल का है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। प्राचीन उग्र दल करोड़ों किलोमीटर के दायरे में एक विशाल दल था। वह बहुत शक्तिशाली था और हर योद्धा का सपना होता था वहां जाना। लेकिन उसकी नजरों में वह वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह प्राचीन उग्र दल में जाता तो उसे खेती करनी पड़ती, मिशन पर जाना पड़ता, कक्षा में भाग लेना पड़ता और हर तरह के काम करने पड़ते। वह इतना मुश्किल जीवन नहीं जीना चाहता था। क्या सागरपोत नगर में रहना बेहतर नहीं था? वह जब चाहता था खा सकता था और जब चाहता था सो सकता था। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। बेफिक्र और लापरवाह, यह बहुत अच्छा था। उसे खेती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह अपने दिमाग से हल नहीं कर सकता था। अगर एक दिमाग पर्याप्त नहीं था तो दो, तीन, चार। जब से वह छोटा था उसने कभी किसी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था जिसे वह हल नहीं कर सकता था। सागरपोत नगर में कोई भी उसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उससे अधिक खेती करने वाले विशेषज्ञ भी उसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ही वे खेलते उन्हें अचानक एहसास होता कि वे मरने वाले हैं। इसके अलावा उसके जैसा दानव थोड़ी सी ताकत का उपयोग करके भी सफलता प्राप्त कर सकता था। दूसरों का 1 साल भी उसके एक दिन की बराबरी नहीं कर सकता था। सागरपोत नगर में वह सबसे बड़ा दानव था। वह नगर के मालिक बाइली तू का सबसे छोटा बेटा भी था। पूरे सागरपोत नगर में केवल दाहान उसके साथ खेल सकता था। बेशक ऐसा नहीं था कि दाहान उसके साथ लड़ता था, बल्कि यह कि दाहान उसके साथ खेले जाने पर गुस्सा नहीं होता था। वह उसके साथ कितना भी खेलता, दाहान एक ऐसा अस्तित्व था जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता था। दाहान की त्वचा खुरदरी और मोटी थी और तलवारें भी उसे भेद नहीं सकती थीं। वह सागरपोत नगर का दूसरा सबसे बड़ा दानव था। बाइली तूने अपने बेटे से कहा कि वह गहरे सागर का काला लोहा चट्टान के नीचे से निकाले। उसने तुरंत दाहान को बुलाया और इस तरह उसे पानी से बाहर निकाल लिया। उस गहरे सागर का काला लोहा का वजन 10 लाख किलोग्राम था और अब उसे ऐसे ही पानी से बाहर निकाल लिया गया था। छोटे मालिक, बड़े मालिक ने कहा कि अगर आप नहीं गए तो बड़ी दादी। बाइली तियानहाई का शरीर उछल पड़ा। बड़ी दादी क्या करना चाहती हैं? धत, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, यह दादी का आदेश है।
अगर तुमने पहले ही कह दिया होता तो बात खत्म नहीं हो जाती। बाइली तियानहाई किसी से नहीं डरता था, लेकिन वह अपनी दादी से बहुत डरता था जो उससे बहुत प्यार करती थीं। उसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और उसकी दादी ने उसे पाला था, इसलिए वह उनकी हर बात मानता था। अगर वह कभी अवज्ञा करता तो उसकी दादी रोने लगती और खुद को लटकाने की धमकी देती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, बाइली तियानहाई हर बार अपनी दादी को हरा नहीं पाता था। जैसे ही बाइली तियानहाई निकलने वाला था, कुछ लोग प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार से अंदर आए। बाइली तियानहाई ने अपनी अभिव्यक्ति वापस ले ली और एक उदासीन भाव के साथ पेड़ से टिककर खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह के कोने में कुत्ते की पूंछ वाली घास को दबाया और दूसरी दिशा में देखने लगा। तियानहाई, तुम बुजुर्ग का अभिवादन करने क्यों नहीं आए? बाइली तू ने भारी मन से कहा। यांग दाओ ने पेड़ के नीचे बाइली तियानहाई को देखा और हल्के से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं उसके पास चला जाता हूँ। धड़ाम धड़ाम, दो और जोरदार मुक्के लगे। हर कोई आवाज की दिशा में देखने लगा। आर्यन ने दाहान को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हे भगवान! वह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था। दाहान ने आर्यन को एक भारी टैंक जैसा महसूस कराया। उसके शरीर की मांसपेशियां बहुत ही भयानक थीं। यांग दाओ की आंखों में भी हल्की चमक आई और उसने कहा, यह दाहान होना चाहिए, है ना? बाइली तू ने कहा, हाँ हाँ हाँ, यह दाहान है। यांग दाओ ने सिर हिलाया और कहा, सही है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। उसके पास एक प्राचीन क्षमता उपयोगकर्ता की सहज प्रतिभा है। बाइली तू ने भी जोर से कहा और बोला, दाहान, जल्दी जाओ और बुजुर्ग का अभिवादन करो। दाहान हिला नहीं, वह अभी भी अपने मुक्के मार रहा था और उसने कहा, अगर छोटे मालिक नहीं जाते हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बाइली तू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पेड़ के नीचे बाइली तियानहाई को घूरकर देखा। वह इतना गुस्सा था कि आग बबूला हो रहा था और उसने कहा, तियानहाई, अगर तुम प्राचीन उग्र दल में नहीं जाते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ूंगा? बाइली तियानहाई ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा और कहा, पिताजी, यह निश्चित नहीं है कि आप मुझे हरा सकते हैं, लेकिन आप मेरी टांगें तोड़ना चाहते हैं। बाइली तू की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, तुम कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता? वह पागल होने वाला था। बाइली तियानहाई ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राचीन उग्र दल में जाऊं, लेकिन वहां एक जगह होनी चाहिए जहां मैं खेती कर सकूं। वहां कोई होना चाहिए जो मुझे सिखा सके। अगर कोई मुझे सिखा नहीं सकता तो वहां जाने का क्या मतलब है? यांग दाओ हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें किस तरह का व्यक्ति सिखा सकता है? बाइली तियानहाई ने कहा, बेशक, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। अगर कोई मूर्ख मुझे सिखाने के लिए मिल जाए तो मैं वहां क्यों जाऊं? जैसे ही उसने बात की, उसने यांग दाओ के बगल में खड़े आर्यन पर एक नजर डाली और उसके मुंह के कोने तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुड़े और उसने कहा, प्राचीन उग्र दल केवल मूर्खों को स्वीकार करता है। बाइली तू ने कहा, छोटे कमीने, क्या तुम मार खाने के लिए खुजली कर रहे हो? तुम्हारे पास 4 दिमाग हैं, दिमाग के मामले में तुम्हें कौन हरा सकता है? तुम नहीं जाना चाहते, है ना? है ना? बाइली तू बहुत गुस्से में था। क्या आप चाहते हैं कि कहानी यहाँ से आगे बढ़े? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3523। आप जो गद्यांश चाहते हैं, मैं उसे एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आपने पहले कहा था,
मैं सभी चीनी नामों का हिंदी में अनुवाद करूंगा और उन्हें स्थायी रूप से सहेज कर रखूंगा। इस बार भी मैं कुछ नए नामों को हिंदी में अनुवाद करके सहेज रहा हूं। बैली तियनहाई बैलिन, फीनिक्स एस्फिरा, बैली टू बैलिन टू, यांग दाओ, दाहा दाहान। चतुरता का अहंकार। एक शांत और स्थिर वातावरण में चारों ओर लोग जमा थे। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, बैलिन। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके पास 4 दिमाग हैं और वह अपनी अवलोकन क्षमता से किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। लेकिन आज उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला था जिसकी चाल अलग थी। आर्यन, जिसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और आंखों में एक शांत गहराई थी, आगे बढ़ा। अपनी चाल में उसने एक हल्का सा अहंकार छिपा रखा था। वह उन लोगों में से था जो अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा करते थे। उसकी नज़रों में आसपास के लोगों के प्रति एक हल्की सी उपेक्षा थी, जो उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण थी। यांग दाओ ने आर्यन की ओर देखा, पर उसे रोका नहीं। वह जानना चाहता था कि यह युवा क्या करने वाला है। बैलिन ने आर्यन को देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोगों से तो मैं ज्यादा चतुर हूं। पास खड़ी एस्फिरा ने अपने होंठ सिकोड़े, मानो वह बैलिन की बात से असहमत हो। लेकिन आर्यन के चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसने कहा, एक शर्त लगाते हैं। बैलिन की हंसी में व्यंग्य था। शर्त? तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? जब आर्यन अखाड़े में आया, तभी बैलिन ने उसकी हर चाल को भांप लिया था। उसकी तलवार चलाने की तकनीक, उसका स्तर, यहाँ तक कि उसने किस पैर से अखाड़े में कदम रखा, सब कुछ उसकी तेज नजरों से नहीं बच पाया था। उसके 4 दिमाग एक दानव की तरह काम करते थे। उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन बैलिन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अवलोकन क्षमता थी। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि वह एक बाल जितनी छोटी चीज को भी पकड़ सकता था। भले ही उसके चेहरे पर उपेक्षा का भाव था, पर वह अपने चारों ओर की हर चीज पर नियंत्रण रखता था। हवा का प्रवाह, सांसों की गति, आंखों की चमक और यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी उसकी निगरानी में थी। आर्यन ने कहा, पहले कौन जीतेगा इसकी बात छोड़ो। बस यह बताओ कि क्या तुम में हिम्मत है? बैलिन के होठों पर मुस्कान फैली। मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो? उसने धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। तुम सिर्फ दूसरी श्रेणी के तलवार प्रशिक्षु हो, फिर भी तुम्हें प्राचीन भयंकर दल के बड़े ने चुना। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई प्राचीन शक्ति होगी। तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन यह तुम्हारी खेती में मदद नहीं कर पाई है, वरना तुम दूसरी श्रेणी के तलवार प्रशिक्षु नहीं होते। इसके अलावा तुम्हारी चाल में अस्थिरता है। इसका मतलब या तो तुम्हारे पैरों में कोई समस्या है, या फिर तुम अभी अभी इस प्राचीन संसार में आए हो और यहाँ के गुरुत्वाकर्षण के आदी नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्राचीन प्रतिभा बहुत अच्छी है, क्योंकि तुमने इतने कम समय में तलवार शिष्य के दायरे को पार कर लिया है। पर बैलिन ने कहा, यह प्राचीन संसार है और तुम्हारी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, पर उसके दिल में हलचल थी। धिक्कार है, यह मेरे कदमों से बता सकता है कि मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, उसने सोचा। यह आदमी, अगर मैं अपने बारे में और ज्यादा जाहिर करूँ, तो यह मेरे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों का भी पता लगा लेगा। बैलिन ने आर्यन की मुस्कान को भांपते हुए कहा, तुम अपनी मुस्कान से खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। तुमने खुद को अच्छी तरह से छिपा रखा है। तुम अपनी उम्र से ज्यादा अनुभवी लगते हो, और तुम्हारी आंखों से मैं देख सकता हूं कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक पल भी नहीं छोड़ोगे। आर्यन ने शांत भाव से कहा,
मुझे लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना? बैलिन ने अहंकार से हंसते हुए कहा, फिर भी तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मुझे भड़काने से कुछ होगा? आर्यन ने जवाब दिया, चूंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें भड़का रहा हूं, तो मैं तुम्हें और भड़काऊंगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, और अगर तुम जवाब दे पाए, तो मैं वादा करता हूं कि बड़े यांग दाओ को यहां से जाने दूंगा। यांग दाओ ने हैरान होकर आर्यन की ओर देखा। बैलिन ने तुरंत कहा, बैलिन, यह सब बंद करो। तुम्हें प्राचीन भयंकर दल में जाना ही है। अगर तुम वहां नहीं गए, तो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें सबक सिखाएंगी। बैलिन को चिंता थी कि आर्यन हार जाएगा, क्योंकि उसके बेटे ने आज तक कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। उसकी बुद्धि तो देवताओं से भी परे थी। बैलिन ने कहा, तुम कुछ भी कहो, जब तक बड़े हाँ नहीं कहते, यह शर्त चलती रहेगी। वह वास्तव में प्राचीन भयंकर दल में नहीं जाना चाहता था। यांग दाओ ने 2 सेकंड के लिए आर्यन की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम जीत गए। तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। बैलिन हंस पड़ा। यह सौदा पक्का रहा। यांग दाओ ने कहा, अपने शब्दों पर कायम रहना। बैलिन ने आर्यन को देखते हुए कहा, आज तक कोई भी मुझे अटका नहीं पाया। तुम्हारी हार निश्चित है। बैलिन अपने बेटे के स्वभाव को जानते थे। अगर वह जीत गया, तो वह वास्तव में प्राचीन भयंकर दल में नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने आर्यन से कहा, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इसे अटका सके। खगोल विज्ञान, भूगोल, खेती, जादू, हथियार बनाना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो यह नहीं जानता। उससे शर्त मत लगाओ। बैलिन ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, बैलिन, अगर तुम नहीं गए, तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बैलिन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आर्यन की ओर देखकर कहा, सवाल पूछो। उसकी आवाज में अहंकार था। यांग दाओ भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, चार दिमाग की सोच साधारण लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। बैलिन की बुद्धिमत्ता ने यांग दाओ को बहुत प्रभावित किया था। अगर ऐसा प्रतिभाशाली लड़का प्राचीन भयंकर दल में शामिल हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से तहलका मचा देगा। उन्हें चिंता थी कि आर्यन हार जाएगा। न केवल उन्हें और बैलिन को, बल्कि दाहान को भी लगा कि आर्यन हार जाएगा। उसने कभी किसी को बैलिन से जीतते नहीं देखा था, और पूरा सागर जहाज शहर उसी के नियंत्रण में था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो। चार दिमाग वाले प्रतिभाशाली लोग भी मेरे सामने कुछ नहीं हैं। आर्यन ने बैलिन के सामने जाकर शांत भाव से कहा, ध्यान से सुनो। बैलिन ने हंसते हुए उपेक्षा दिखाई। अचानक आर्यन ने यांग दाओ के पास खड़ी एस्फिरा की ओर इशारा किया और गंभीरता से पूछा, इसका नाम क्या है? बैलिन की आंखें चौंधिया गईं। उसकी नजरें आर्यन से हटकर एस्फिरा पर गईं। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। न केवल वह, बल्कि यांग दाओ और बैलिन भी दंग रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। दाहान भी स्तब्ध रह गया। बैलिन ने आर्यन और फिर एस्फिरा को देखा। वह जवाब नहीं दे सका। भले ही उसका दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, उसकी सोच कितनी भी गहन क्यों न हो, और उसकी अवलोकन क्षमता कितनी भी विस्तृत क्यों न हो, वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, भले ही उसके चार दिमाग फट जाते। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, तुम बहुत अहंकारी हो, है ना? ऐसा कोई सवाल नहीं है जो तुम्हें रोक सके, है ना? अब जवाब दो। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका मजाक उड़ाया। बैलिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह बहुत बदसूरत लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसा सवाल पूछेगा, और उसने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। यह पूरी तरह से अतार्किक था। लेकिन
उसने शर्त मान ली थी और उसने सवाल की सीमा तय नहीं की थी, क्योंकि वह अहंकारी था और सोचता था कि कोई भी सवाल उसे नहीं अटका सकता। अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर चला गया था। काफी देर बाद बैलिन ने एक गहरी सांस ली। हालांकि वह अनिच्छुक था, पर वह अपनी हार मानने को तैयार था। वह ऐसे सवाल के कारण खुद को बहाना नहीं देगा। उसने कहा, मैं हार गया। ये 3 शब्द 1000 किलोग्राम जितने भारी थे। अगर बैलिन तूने अपने कानों से नहीं सुना होता, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका बेटा ये 3 शब्द कह सकता है। दाहान वहां बिना हिलेडुले खड़ा था और बुदबुदाया, क्या युवराज बैलिन से भी कोई ज्यादा अद्भुत है? आर्यन हंसा, यह सवाल बहुत बेतुका था। बैलिन ने कहा, नहीं, मैं बहुत अहंकारी था। इसके बाद बैलिन ने आर्यन को गंभीरता से देखा, फिर यांग दाओ की ओर देखकर कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं या किसी अन्य विषय पर लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3524। अंबर दल की वापसी। दाशन के कठोर शब्दों ने बलीर को एक पल के लिए रोक दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। आरोही ने आश्चर्य से आर्यन की ओर देखा। वह सोच रहा था कि जिस तरह आर्यन ने अपने एक सवाल से 4 दिमागी राक्षस को शांत कर दिया था, क्या वह इस विशालकाय ब्रूट फोर्स वाले दाशन से भी निपट पाएगा? आरोही को आर्यन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि आर्यन ने बार बार उसकी उम्मीदों को तोड़ा था। आकाशभक्षी चूहा से मुकाबला हो या बलीर का सामना, आर्यन के जवाब हमेशा अप्रत्याशित और प्रभावी होते थे। लेकिन इस बार वह एक ऐसे व्यक्ति के सामने था जिसकी ताकत और जिस्म पत्थर की तरह कठोर था। ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए? आर्यन ने दाशन को देखा। उसकी मांसपेशियां मानो ग्रेनाइट से बनी हों और उसकी सरल एक तरफा सोच। ऐसे इंसान से निपटना सबसे मुश्किल होता है। तभी बलीर ने दाशन के सिर पर थपथपाया, मैं हार गया हूं और तुम अभी भी जीतना चाहते हो क्या? तुम मुझसे ज्यादा मजबूत साबित करना चाहते हो? रहने दो। अचानक बलीर मुड़ा और अभ्यास के मैदान से बाहर जाने लगा। धीमे स्वर में बोला, अपना सामान पैक करो। दाशन ने सिर झुकाया और जवाब दिया, ठीक है। कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। वह एक बूढ़े बैल की तरह आज्ञाकारी था। बलीर के पिता, बलीर तूने राहत की सांस ली। यह लड़का, वह मन ही मन बोला। अंबर दल में प्रवेश करना एक बड़ी बात थी और इससे वनरक्ष नगर पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। बलीर तू को डर था कि उसका बेटा नहीं जाएगा। एक समस्या सुलझ गई थी। बलीर तू ने आर्यन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं इस लड़के से कुछ नहीं कर पाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसा अजीब सवाल पूछेगा। आर्यन ने कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया था। यह स्पष्ट था कि बलीर इंतजार कर रहा था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा था कि वह आरोही के आने का इंतजार कर रहा था। वनरक्ष नगर में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था और वह खुद को और भी बड़े और मजबूत विरोधियों के सामने साबित करना चाहता था। बलीर तू थोड़ा हैरान हुआ। आरोही मुस्कुराया। इसी बीच आर्यन उस भारी जंजीर की ओर चला गया जिसे दाशन ने छोड़ा था। उसने उस मोटी जंजीर को देखा, फिर उसके साथ साथ चला और एक चट्टान के किनारे पर रुक गया। जंजीर के नीचे एक जंग लगा हुआ अंबर लौह का टुकड़ा था। यह 10 लाख कैटी से भी ज्यादा वजनी था।
बलीर तूने कहा, यह अंबर लौह बहुत दूर से निकाला गया था। इसे हिलाया नहीं जा सकता था, इसलिए इसे यहाँ छोड़ दिया गया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि दाशन इस लौह को यहाँ तक घसीट पाएगा। उसकी ताकत वास्तव में भयानक है। चट्टान के तल पर कई मीटर गहरे घसीटने के निशान थे। इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। आर्यन का दिल कांप उठा। यह शक्ति। आरोही धीरे से मुस्कुराया और बोला, उसकी प्रतिभा तुम सब में से पहली है जो जागृत हुई है, और वह खेती करने में भी सबसे अच्छा है। दाशन की सोच सीधी थी। उसकी दुनिया में उसकी खेती का कोई छोटा रास्ता नहीं था। यह सिर्फ प्रशिक्षण, कठिन प्रशिक्षण और मरने तक प्रशिक्षण था। बलीर के मार्गदर्शन से वह और भी अधिक हताश हो गया था। जब उसने पहली बार दाशन को देखा तो आर्यन को बहादुर की याद आई। दाशन की तरह बहादुर भी जन्म से ही महान शक्ति के साथ पैदा हुआ था। लेकिन उस समय शैतान महल में बहादुर और बाहरी दुनिया के राक्षसों ने फिर कभी दिखाई नहीं दिया था। उस समय अष्ट युद्धदेव में से 3 दिखाई दिए थे। इसका मतलब था कि अभी भी 5 महान युद्धदेव थे जो प्राचीन दुनिया में जागृत नहीं हुए थे। एल्डर, यहाँ समुद्री हवा बहुत तेज है। चलो निवास पर चलें और थोड़ी देर बैठें। बलीर तू मुस्कुराया। आरोही ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। इस समय बलीर तू ने आर्यन की ओर देखा। एस्फिरा ने अचानक आर्यन को एक ध्वनि संदेश भेजा, इस अंबर लौह के टुकड़े के अंदर कुछ है। क्या? आर्यन गुप्त रूप से चौंक गया और बलीर तू से कहा, गुरुजी, मुझे आश्चर्य है कि आप इस अंबर लौह के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। बलीर तू ने कड़वी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, इस अंबर लौह के टुकड़े को मूल रूप से तोड़कर बेचने की योजना थी, ताकि मैं इसे अपने स्वयं के गहरे हथियार बनाने के लिए उपयोग कर सकूं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गहरा लोहा इतना जंग खा जाएगा कि यह परिष्कृत करने की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है। इसे बेचना तो दूर की बात है। मैंने देखा कि बलीर के पास हर दिन कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे इस गहरे लोहे को निकालने के लिए कहा। बलीर तू इस अंबर लौह के टुकड़े से बहुत परेशान था। इतना बड़ा गहरा लोहा रखने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा इसे बाहर निकालने में बहुत प्रयास लगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक स्क्रैप लोहे का टुकड़ा बाहर निकालेगा। आर्यन ने कहा, हाल ही में मैं खेती और लोहार का काम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ गहरा लोहा एक सामग्री के रूप में ले सकता हूँ? बलीर तू ने तुरंत कहा, तुम्हें लोहार के लिए सामग्री की आवश्यकता है। मेरे महल में उच्च गुणवत्ता वाला अंबर लौह है, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जो अंबर दल में प्रवेश करना चाहता था, और बलीर तू ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करता था। इसके अलावा आर्यन ने उसके बेटे के खिलाफ जीता था और उसके लिए एक बड़ी समस्या को हल किया था, इसलिए वह बहुत आभारी था। अगर आर्यन कुछ चाहता था तो वह स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। आर्यन को नहीं पता था कि यह गहरा लोहा क्या था, लेकिन कुछ भी जो एस्फिरा की नज़र पकड़ सकता था वह निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। और उसने कहा, मैं उच्च ग्रेड के गहरे लोहे को गढ़ नहीं सकता, और मैं इसे बहुत अधिक बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त हूँ या नहीं, मैं बस इसे आजमाना चाहता हूँ। आरोही ने कहा, उसे अकेले करने दो। शहर के मालिक बलीर तू, चलो कुछ चाय पीते हैं। बलीर तू ने और बात नहीं की और कहा, ठीक है छोटे भाई, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बस कहो। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद गुरुजी। अब अभ्यास के मैदान में सिर्फ आर्यन और एस्फिरा ही बचे थे। आर्यन ने तुरंत पूछा, इस गहरे लोहे में क्या है?
एस्फिरा ने होंठ दबाए, एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक अच्छी चीज होनी चाहिए। मेरे खजाना खोजने वाले उपकरण ने अभी-अभी इसका पता लगाया। खजाना खोजने वाला उपकरण? आर्यन चौंक गया। एस्फिरा ने एक डिस्क जैसी वस्तु निकाली जिस पर एक हल्की रोशनी थी। एक सूचक भी था और सूचक जंग लगे गहरे लोहे की ओर इशारा कर रहा था। एस्फिरा खिलखिलाकर हंसी और बोली, यह मैंने अपनी चाची से चुराया था। तब मैं इसका इस्तेमाल खेलने के लिए चीजें खोजने के लिए करती थी। अभी अभी मुझे लगा कि यह चमक रहा है और मुझे याद आया कि मेरे पास एक खजाना खोजने वाला उपकरण है। आर्यन ने डिस्क जैसे खजाना खोजने वाले उपकरण को देखा और सिस्टम ने जांच की। सिस्टम द्वारा पता लगाए गए डेटा को देखकर आर्यन गुप्त रूप से अपनी जीभ से ताली बजाई, हे भगवान! प्राचीन दिव्य कलाकृति, खजाना शिकार का पूर्वज। इस चीज के साथ कोई खजाना नहीं है जिसे नहीं पाया जा सकता। वस्तु खजाना खोजने वाला उपकरण। ग्रेड दिव्य कलाकृति। रेंज 1 किलोमीटर। अंतिम लंगर। युद्ध कला के अभ्यास स्थल के दूसरी तरफ से आर्यन तेजी से चट्टान से नीचे उतर गया। वह समुद्र के किनारे खड़ा था और जंग लगे हुए एक विशाल गहन लोहे के टुकड़े को देख रहा था। उसके ऊपर हर तरह के छोटे छोटे सीप चिपके हुए थे। यदि उस पर जंग के निशान नहीं होते तो शायद कोई उसे गहन लोहे का टुकड़ा भी नहीं मानता। आर्यन उस विशाल गहन लोहे के नीचे खड़ा होकर ईशानी की तरफ देखकर बोला, क्या तुमने जगह का पता लगा लिया है? ईशानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, खजाना खोजने वाला यंत्र सिर्फ जगह का अनुमान लगा सकता है, सटीक स्थान नहीं खोज सकता। मुझे अगली बार इसे अपग्रेड करने के लिए किसी को खोजना होगा। आर्यन आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है? ईशानी ने कहा, हाँ बेशक। प्राचीन जगत में बहुत से दिव्य खजाना स्वामी हैं। ये लोग दिव्य खजाना को अपग्रेड करने में माहिर होते हैं, लेकिन मेरे खजाना खोजने वाला यंत्र का स्तर थोड़ा ऊंचा है। साधारण दिव्य खजाना स्वामी इसे नहीं कर सकते। जब मैं ईशानी दिव्य घाटी वापस जाऊंगी तो अपनी चाची से कहूंगी कि वह किसी को ढूंढने में मदद करें। यह कहते हुए ईशानी की आंखों में फिर से उदासी छा गई और उसकी नजरें स्थिर हो गईं। आर्यन जानता था कि वह चांगदत्त और ईशानी दिव्य घाटी के बारे में सोच रही है। उसने मन ही मन सोचा, चिंता मत करो, मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा। उसी समय आर्यन ने बात बदल दी, चलो जल्दी से खजाना ढूंढते हैं। ईशानी को खजाना खोजने में बहुत दिलचस्पी थी। उसने तुरंत अपनी चिंताओं को भुला दिया और सिर हिलाया, हाँ हाँ। दोनों अलग अलग जगहों पर खोजने लगे। ऊपर से देखने पर कोई भी उस विशाल गहन लोहे का केवल एक हिस्सा ही देख सकता था और उसका पूरा रूप नहीं दिख रहा था। इसके अलावा उसका आधा हिस्सा अभी भी समुद्री पानी में डूबा हुआ था, इसलिए कोई यह नहीं देख सकता था कि वह वास्तव में क्या था। लेकिन आर्यन जब गहन लोहे के चारों ओर घूमा तो उसे एहसास हुआ कि यह विशाल गहन लोहा एक बड़े लंगर जैसा था, एक त्रिशूल लंगर। अगर यह सच में एक लंगर है तो वह जहाज कितना बड़ा होगा? जब सिर्फ लंगर का ही वजन लाखों किलोग्राम था तो जहाज का क्षेत्रफल अकल्पनीय था। कम से कम आर्यन तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे जहाज का क्या उपयोग है? क्या यह नूह का संदूक है? क्या इसका उपयोग दुख से पार पाने और भागने के लिए किया गया था? आर्यन को अपने पिछले जीवन की साईफाई फिल्म क़यामत याद आ गई। क्या फर्क पड़ता है कि इसका क्या उपयोग है? मेरा इससे क्या लेना देना है? मैं यहाँ खजाना खोजने आया हूँ। उसने अपने मन को शांत किया और हर कोने को ध्यान से खोजने लगा। एक रहस्यमय कंप्यूटर।
दूसरी ओर ईशानी अपने खजाना खोजने वाला यंत्र को पकड़े हुए थी। यह यहाँ है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? अगर मुझे पता होता तो मैं इस घटिया खजाना खोजने वाला यंत्र को लेकर नहीं आती। क्या शर्म की बात है। खजाना खोजने वाला यंत्र केवल अनुमानित स्थान बता सकता था, लेकिन सटीक स्थान नहीं। ईशानी में धैर्य बहुत कम था। हम तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। ईशानी ने खजाना खोजने वाला यंत्र को गहन लोहे पर दे मारा। अगर कोई और उसे इस तरह एक दिव्य उपकरण का उपयोग करते देखता तो शायद वह अवाक रह जाता। टूटी हुई चीज। मैं तुम्हें अगली बार बाहर नहीं लाऊंगी। हम उसने गुस्से में खजाना खोजने वाला यंत्र को काले लोहे पर दे मारा। वह अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी थी और खुश नहीं थी। खजाना खोजने वाला यंत्र काले लोहे के नीचे की दरार में गिर गया। अगर वह बोल सकता तो निश्चित रूप से कहता, मैंने किसका अपमान किया है। आर्यन वापस आया। ईशानी के गुस्से वाले चेहरे को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, खजाना खोजने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। आर्यन ने देखा कि खजाना खोजने वाला यंत्र टूट गया है। वह बोला, तुम्हारे हाथों में एक ईश्वरस्तरीय उपकरण ऐसे ही टूट गया। अगर दूसरों को पता चले तो वे शायद गुस्से से मर जाएंगे। जल परिवहन नगर को तो छोड़ ही दें, प्राचीन भयंकर पंथों के पास भी इस स्तर का दिव्य उपकरण नहीं था। इसे ऐसे ही तोड़ दिया गया। इसका उपयोग हथौड़े के रूप में किया गया। यह ईशानी थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3525 से 3526। यह ईशानी थी। अगर कोई और होता तो वे इसे अपनी बाहों में पकड़कर रखते, इस डर से कि कहीं यह टूट न जाए। आर्यन इसे उठाने के लिए झुका। जब उसने खजाना खोजने वाला यंत्र को उठाया तो उसने अपनी आंखें उठाईं और एक बहुत ही खास जगह देखी। यह एक पीले नारंगी रंग के एम्बर के टुकड़े जैसा था। लगता था कि उस एम्बर के अंदर एक छोटा जानवर था। यह बहुत सूक्ष्म था और वह पहचान नहीं पा रहा था कि वह क्या था। आर्यन गुप्त रूप से चौंक गया। क्या यह वही है? पूरे गहन लोहे में कुछ भी खास नहीं था सिवाय इस जगह के। कुछ तो अजीब है। आर्यन ने खजाना खोजने वाला यंत्र उठाया और उसी समय उसने अपना हाथ एम्बर पर रखा। उसे नीचे उतारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने एम्बर को छुआ, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खींच लिया गया। वह सीधे एक और अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया, एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतरिक्ष। इसे तकनीकी अंतरिक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। दूसरे जगत में प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता था और वहाँ कोई तकनीकी उपकरण नहीं थे। हालांकि यहाँ के उपकरण सभी सुपर ट्रैपिंग तकनीकी उपकरण थे। ये तकनीकी उपकरण और हर तरह के उपकरण सील की अवस्था में थे। आर्यन केवल उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख सकता था। यहाँ सैन्य उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले हर तरह के बक्से भी थे। बक्से पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी था और इसे बिल्कुल भी खोला नहीं जा सकता था। आर्यन यह नहीं देख पा रहा था कि उनका उपयोग किस लिए किया गया था, लेकिन यह खास अंतरिक्ष बहुत बड़ा था। यह एक बड़े केबिन जैसा था। इस समय आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। कंप्यूटर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ सच में एक कंप्यूटर है। हे भगवान, मैंने कितने सालों से कंप्यूटर नहीं देखा है। आर्यन की लार लगभग बहने वाली थी। हालांकि यह एक आध्यात्मिक अंतरिक्ष था, आर्यन सच में एक कंप्यूटर के अस्तित्व को महसूस कर सकता था।
उसके सामने एक बड़ा कंप्यूटर था। यह एक डेस्कटॉप से 10 गुना से भी बड़ा था। वाह, कंप्यूटर कंप्यूटर! क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग जानता है कि दूसरे जगत में मेरे दिन थोड़े उबाऊ हैं और मुझे एक ऐसा कंप्यूटर दे दिया है जिसमें गेम खेला जा सकता है? कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले एक गेम खेलूंगा। आर्यन ने पावर बटन ढूंढा और उसे जोर से दबाया। वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर है, हा हा हा। मैं दूसरे जगत में ऑनलाइन गेम खेल सकता हूँ। अगर यह ऑनलाइन गेम नहीं भी है तो एक स्टैंडअलोन गेम भी मुझे मजा दे सकता है। आर्यन इसकी उम्मीद कर रहा था। विशाल कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर कोड की एक श्रृंखला दिखाई दी। आर्यन कोड को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वह प्रोग्रामिंग से परिचित नहीं था, लेकिन वह गारंटी दे सकता था कि यह निश्चित रूप से पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाले कोड की तरह नहीं था, क्योंकि वह इन कोड का एक भी शब्द नहीं समझ पाया। बाह्यस्थलीय उत्पाद। फक कौन परवाह करता है कि यह क्या है? जब तक यह एक कंप्यूटर है, जब तक मैं गेम खेल सकता हूं। आर्यन का अब कोई लक्ष्य नहीं था। बूटिंग की गति बहुत तेज थी। पृथ्वी पर उसके कुत्ते के घर के कंप्यूटर से कम 1000 गुना तेज। जब से उसने पावर बटन दबाया था, तब से अब तक केवल 1 सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगा था। डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई दी। बूट सफल। मैं पहले कुछ मजा कर सकता हूं। आर्यन ने डेस्कटॉप पर आइकनों को देखा और उसकी नजरें फिर से अवाक रह गईं। मैं उन कोड को क्यों नहीं समझता, लेकिन मैं डेस्कटॉप पर आइकनों के नीचे लिखे सभी शब्दों को क्यों समझता हूं? मेरा कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, भविष्य का खिलाड़ी, मेरे दस्तावेज। यह वही था, वही, पृथ्वी के कंप्यूटरों से कोई अलग नहीं। बस इस विशाल डिस्प्ले स्क्रीन के डेस्कटॉप पर बहुत सारी चीजें थीं, जिससे किसी के भी सिर में दर्द हो सकता था। क्या भविष्य की तकनीक? अंतरिक्ष के काले छिद्रों की शक्ति? 4 आयामी अंतरिक्ष? स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण का सिद्धांत? ईश्वरवध भाले का खाका? अंधेरे में फंसी उम्मीद? आर्यन के चेहरे पर गुस्सा था। वह एक ऐसा किशोर था जिसे इंटरनेट की लत लगी हुई थी, और वह चाहता था कि किसी तरह कुछ खेल खेलकर अपनी लत को शांत कर ले, लेकिन मेज पर एक भी खेल नहीं था। खेल खेल, मुझे एक खेल चाहिए। क्या तुम ठीक से नहीं खेल सकते? आर्यन ने हार नहीं मानी। अगर ऑनलाइन गेम नहीं हैं, तो अकेले खेले जाने वाले गेम तो होने चाहिए, है ना? मुझे यकीन नहीं है कि किसी कंप्यूटर में एक भी खेल नहीं है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें एक भी गेम नहीं होता? उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि न केवल ऑनलाइन गेम नहीं थे, बल्कि अकेले खेले जाने वाले गेम भी नहीं थे। सबसे बुरी बात यह थी कि माइनस्वीपर या ताश का खेल भी नहीं था। धिक्कार है! आर्यन ने बात करते हुए कंप्यूटर को तोड़ने का मन बनाया। उसके लिए बिना खेलों के एक कंप्यूटर धातु के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। तुरंत आर्यन की इस कंप्यूटर में दिलचस्पी खत्म हो गई। हे भगवान! मैंने सोचा था कि भाग्य मुझ पर मेहरबान है और मुझे खेलने के लिए एक कंप्यूटर दे रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक भी खेल नहीं होगा, आर्यन ने तिरस्कार से कहा और मुड़कर जाने लगा। लेकिन तभी कचा कचा, बस बस बस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक श्रृंखला चालू हो गई। कंप्यूटर पर तुरंत एक दृश्य दिखाई दिया। यह स्वर्ग जैसी जगह का एक दृश्य था। एक विशाल जहाज चमकीले तारों वाले आकाश में यात्रा कर रहा था। उस विशाल जहाज पर तरह तरह के लोग थे। वे तरह तरह के कपड़े पहने हुए थे।
जहाज पर कई प्रजातियां भी थीं, यहां तक कि जानवर भी थे, लेकिन वे सभी बहुत सद्भाव से थे। आधा मिनट बाद अचानक एक चीख सुनाई दी, आ। दूसरी जगह एक विशाल उल्कापिंड, जिसे सटीक रूप से कहें तो एक मृत तारा विमान, सीधे विशाल जहाज की ओर टकराया। उसकी गति अवर्णनीय रूप से तेज थी, लेकिन विशाल जहाज पर एक व्यक्ति अचानक बाहर उड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ को पलटा, एक लंबी कृपाण प्रकट हुई। उसने कुछ शक्ति इकट्ठा की और कृपाण से वार किया। धमाका! पूरा मृत तारा विमान दो हिस्सों में टूट गया। हे भगवान! आर्यन ने दृश्य को देखा और थोड़ा डर गया। यह बहुत शानदार नहीं है? एक वार से विमान टूट गया। एक ही वार से एक विमान को आधा करने की क्षमता, यह कितनी शक्तिशाली थी? आर्यन इतना हैरान था कि वह बोल नहीं पा रहा था। वह मानता था कि ब्रह्मांड में ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो एक मुक्के से एक विमान को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी। उस आदमी ने मंद-मंद मुस्कुराया। उसने देखा कि विमान दो हिस्सों में टूट गया है और अपनी लंबी कृपाण को वापस रखने वाला था। अचानक उसकी भौहें चढ़ गईं। इसी बीच आर्यन की भौहें भी चढ़ गईं। यह क्या? क्या हम एक विमान समूह से टकरा गए हैं? मृत तारा विमानों की एक श्रृंखला विशाल युद्धपोत की ओर दौड़ी, जिनमें से प्रत्येक अपने साथ एक अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी बल ले जा रहा था। उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ में लंबी कृपाण को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं और वह अचानक बाहर उड़ गया। वह कृपाण तकनीक, इसे दुनिया को हिला देने वाला बताया जा सकता था। वे दो पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। आर्यन की आंखें चौड़ी थीं, लेकिन वह अभी भी उस आदमी की कृपाण तकनीक को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। न केवल यह तेज था, बल्कि इससे निकलने वाली शक्ति में भी पूरे डार्क वर्ल्ड का बल था। एक ही वार से मृत तारा विमान टूट गया। एक और वार, एक के बाद एक वार, विशाल जहाज के लिए एक रास्ता खोलने के लिए। वह दिव्य रूप बेहद आकर्षक था, यहाँ तक कि आर्यन भी उससे गहराई से आकर्षित था। लेकिन वह विशाल जहाज पर केवल एक रक्षक था। जहाज के धनुष पर उसकी तरह कपड़े पहने हुए लोगों की एक पंक्ति खड़ी थी, बिल्कुल शाही अंगरक्षकों की तरह। यह बहुत प्रेरणादायक था। विशाल जहाज के सामने वाला आदमी मारता रहा। मृत तारा विमानों के पूरे समूह को उसने अकेले ही नष्ट कर दिया। वे मृत तारा विमान मूली और पत्ता गोभी की तरह थे, उसके काटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। विशाल जहाज पर मौजूद पर्यटक भी तालियां बजा रहे थे। अचानक धमाका! एक विस्फोटक आवाज के साथ मृत तारों के समूह में मौजूद आदमी अचानक दूर से गिर गया। धनुष पर मौजूद रक्षकों ने यह देखकर कुछ नहीं कहा और एकजुट होकर बाहर निकल गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! आधे सेकंड से भी कम समय में वे सभी गिर गए। वूहू! एक अतुलनीय रूप से सुस्त गर्जना सुनाई दी। अचानक शानदार तारे अवरुद्ध हो गए और एक अतुलनीय रूप से विशाल हथेली भारी रूप से नीचे आ गई। वह दृश्य वास्तव में स्वर्ग की एक परत के नीचे गिरने जैसा था। विशाल जहाज के किनारे एक बूढ़ा आदमी उड़कर बाहर आया। उसके शरीर में हड्डियां थीं, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। उसने अपने हाथ में एक चंबर पकड़ रखा था, जो एक अमर जैसा दिख रहा था। उसने अपनी हथेली से इसे रोका। धमाका! एक शक्तिशाली बल फटा और विशाल काली हथेली पीछे हट गई। ऊर्जा के झटके ने सीधे फटे हुए मृत तारों को धूल में बदल दिया। यह शक्ति कितनी भयंकर थी!
बूढ़े आदमी ने अपनी चंबर को हिलाया और भारी आवाज में कहा, यह कौन है? बूहू हा हा हा। अंधेरे से एक सुस्त हंसी आई। वह चीज दे दो और मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श दूंगा। बूढ़े आदमी की आंखें विकृत हो गईं और वह चिल्लाया, अभिमानी। अंधेरे में मौजूद व्यक्ति भी क्रोधित हो गया। हम तुम लापरवाह चीज। उसकी शक्ति फट गई। विंग। एक विशाल काली मुट्ठी सीधे विशाल जहाज के नीचे से ऊपर की ओर टकराई। कुछ और बुजुर्ग बाहर उड़ गए जो जोरदार तरीके से हमले को रोक रहे थे, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। उन बुजुर्गों को शक्तिशाली बल द्वारा सीधे उड़ा दिया गया। उन सभी ने खून उगला और उनके चेहरे अत्यंत पीले हो गए। चांवर पकड़े हुए बूढ़े आदमी की आंखें तंग हो गईं। चंवर एक उड़ने वाले अमर उपकरण में बदल गया और उसे सीधे अंधेरे में ले गया। जैसे ही वह अपनी हथेलियों से मुहरे बना रहा था और एक मंत्र बड़बड़ा रहा था, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी की किरणें फूट पड़ी। अचानक उसका शरीर एक सूरज में बदल गया जो अंधेरे में चमक रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन चमकदार सफेद थी और उस चकाचौंध भरे सफेद रंग में आर्यन एक व्यक्ति को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। सटीक रूप से कहें तो यह एक राक्षस होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति होना असंभव था। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह एक विमान जितना बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन स्क्रीन में मौजूद राक्षस कम से कम 10 विमानों जितना बड़ा था। अगर यह एक राक्षस नहीं था तो यह क्या था? आर्यन को असहज महसूस हुआ। इसी समय धमाका। चांबर के साथ बूढ़ा आदमी गिर गया। विशाल जहाज को तोड़ने के बाद विशाल जहाज भी टूटने लगा। अचानक बूढ़ा आदमी स्क्रीन के सामने दिखाई दिया। इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो, यह सुप्रीम लॉर्ड के खिलाफ लड़ने का एकमात्र तरीका है। इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो, तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तकनीक के विभिन्न विमान हैं, साथ ही विभिन्न विमानों से गहन मार्शल आर्ट भी हैं। तुम खेती कर सकते हो और उन सभी का उपयोग कर सकते हो, लेकिन कृपया उनकी अच्छी तरह से रक्षा करो। यह तुम्हें, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विशाल तलवार टूट गई और सभी प्रकार के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3527। वे विभिन्न विमानों में गिर गए। दृश्य यहीं रुक गया और कंप्यूटर डेस्कटॉप पर लौट आया। आर्यन थोड़ा अचंभित था। धिक्कार है, यह वास्तव में अमर लोगों के बीच एक लड़ाई है। यह वास्तव में इतना शक्तिशाली है, यह बहुत अविश्वसनीय है। तो यह कंप्यूटर वास्तव में सभी प्रकार की उन्नत तकनीक से भरा है
और यहाँ तक कि गहन मार्शल आर्ट भी हैं। वाह, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। आर्यन की लार टपकने वाली थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें तंग हो गईं। रुको, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात लगभग भूल ही गया था। यह एक कंप्यूटर है, एक आदमी का कंप्यूटर। तो कहीं न कहीं कुछ प्रेम एक्शन फिल्में तो होनी चाहिए। अंबर की तलाश। आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वह चीज कहीं नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। एक कंप्यूटर जिसमें न तो कोई खेल था और न ही कोई रोमांटिक एक्शन फिल्म। यह बात उसे बहुत ही निराशाजनक लगी। पता नहीं किसने यह कंप्यूटर यहाँ छोड़ दिया है। क्या इसे इस्तेमाल करना इतना उबाऊ नहीं है? उसने खुद से कहा। यह सब क्या बकवास है? न इसमें कोई खेल है, न कोई एक्शन फिल्म। उसने एक गहरी सांस ली। यह पहली बार था कि आर्यन किसी कंप्यूटर के इतना करीब था, लेकिन अंत में यह बेकार साबित हुआ। उसके लिए खेलों के बिना एक कंप्यूटर सिर्फ एक धातु का टुकड़ा था। ठीक उसी समय उसके अवचेतन मन में एक फीनिक्स की पुकार गूंजी। पतिदेव, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने अपने विचारों को झटक दिया और मेज पर रखे विभिन्न दस्तावेजों पर नजर डाली, जिन पर गहन मार्शल आर्ट लिखा था। उसने क्लिक करके खोला। अंदर दर्जनों प्रकार की खेती तकनीकें लिखी हुई थीं। आर्यन ने ज्यादा सोचने में समय नहीं लगाया और बोला, चलो पहले शक्तिशाली मुष्टि को देखते हैं। जैसे ही उसने एक विकल्प चुना, दस्तावेज पर लिखे शब्द चींटियों की तरह रेंगने लगे और तेजी से आर्यन के दिमाग में घुस गए। एक ही पल में उसके दिमाग में शब्दों की एक श्रृंखला घूम गई, जिसमें सभी प्रकार की महत्वपूर्ण तकनीकें शामिल थीं। अचानक सिस्टम से एक आवाज आई, डिंग। खिलाड़ी आर्यन को शक्तिशाली मुष्टि प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं? आर्यन हतप्रभ रह गया। क्या बस इतना ही? क्या यह तकनीक बहुत उन्नत नहीं है? यह तो बस चीजों को सीधे दिमाग में भरने जैसा है। यह तो ऐसा है जैसे किसी बॉस को मारना और उपकरण गिराना। यह बेतुका रूप से आसान है। यहाँ की तकनीक का स्तर अकल्पनीय है। इस दुनिया में किस तरह की तकनीक और प्राचीन मार्शल आर्ट एक साथ मौजूद हैं? यह तो किसी खेल को खेलने जैसा था। एक कौशल का अभ्यास करना। उसने कौशल पुस्तक पर क्लिक किया और तुरंत उसे सीख लिया। इस बात ने आर्यन के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। उसने अपने दिमाग में मौजूद सिस्टम के बारे में सोचा, क्या यह हो सकता है कि मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम इसी वास्तविक तकनीकी विमान से आया हो? यह पहली बार था जब आर्यन दूसरे संसार में प्रवेश करने के बाद किसी तकनीकी विमान के संपर्क में आया था, और तकनीकी प्रगति का स्तर उसकी कल्पना से परे था। अगर यह वही विमान है, तो आर्यन ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली। वह हमेशा अपने दिमाग में मौजूद सिस्टम का पता लगाना चाहता था, और उसे पता लगाना ही था। अन्यथा वह इस जीवन में कभी भी चैन से नहीं रह पाता। डिंग। सिस्टम अधिसूचना। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं? सिस्टम अभी भी आर्यन के आदेशों का इंतजार कर रहा था। अभ्यास करो, आर्यन ने अपने दिमाग में सोचा। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को शक्तिशाली मुष्टि का सफलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए बधाई। डिंग। सिस्टम अधिसूचना। खिलाड़ी की शक्तिशाली मुष्टि के साथ संगतता 80% है। संगतता 80%। संगतता का मतलब है कि मैं शक्तिशाली मुष्टि की केवल 80% शक्ति ही निकाल सकता हूं। ऐसा लगता है कि यह मुष्टि तकनीक और मैं अभी भी पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, आर्यन ने बड़बड़ाया। उसे यह नहीं पता था कि 80% संगतता तक पहुंचना पहले से ही एक बहुत ही उच्च स्तर था।
उसकी ताकत 80% नहीं बल्कि 8 गुना थी। 100% की पूर्ण संगतता दर के साथ इसकी शक्ति और भी भयानक होती। आर्यन इन बातों को नहीं समझता था। अभी उसे एक खेती तकनीक की भी जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। और तो और इस आध्यात्मिक स्थान में कई तरह के गहन मार्शल आर्ट थे, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। चलो पहले बाहर निकलते हैं। आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस खींच ली और उसे अपने शरीर में लौटा दिया। बाहर फीनिक्स जोर जोर से चिल्ला रही थी। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूं। फीनिक्स इतनी डर गई थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं अब और गुस्सा नहीं करूंगी, अब और चीजें नहीं फेंकूंगी। वो आर्यन, जो अब भी अंबर से चिपका हुआ था, जरा भी हिल नहीं पाया था, जिससे फीनिक्स डर गई थी। उसके दिल में आर्यन उसके एकमात्र परिवार की तरह था। बूढ़े दादा शुआन की मौत हो चुकी थी और वह अपने बगल में किसी और को नहीं खोना चाहती थी। इसके अलावा उसे महसूस हुआ कि आर्यन वही व्यक्ति था जिसे उसकी आंटी ढूंढ रही थी। ऐसा क्यों था वह नहीं जानती थी, लेकिन उसे लगा कि इस आदमी का उससे बहुत कुछ लेना देना था। आर्यन का हाथ अभी भी अंबर पर टिका हुआ था। उसने उस टुकड़े को देखा और उसे तोड़ने के लिए जोर लगाया। चट! अंबर टूट गया। आर्यन ने उसे अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया। ठीक उसी समय खजाना खोजने वाले यंत्र पर की रोशनी चमकना बंद हो गई और धीरे धीरे मंद हो गई। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, यह सच में यही अंबर का टुकड़ा है। एक छोटा सा अंबर का टुकड़ा वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया को छुपाता है। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं पता लगाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। मैं यह पता लगा सकता हूं कि यह तकनीक किस विमान से आई थी। शायद सिस्टम भी। आर्यन ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। वर्तमान सिस्टम पिछले वाले से अलग था। अतीत में सिस्टम उसके हर काम पर नजर रखता था और उसके लिए चीजें मुश्किल बनाता था। लेकिन अब का सिस्टम अधिक मानवीय था और इसमें एक सिस्टम लड़की भी थी। यह एक पूर्ण मस्तिष्क था जो आर्यन को यह एहसास कराता था कि यह सभी नियंत्रणों से परे अपनी खुद की चेतना के साथ एक अस्तित्व था। भले ही यह सब आर्यन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, फिर भी उसे इसका पता लगाना था। अचानक हुआलाला! जब आर्यन ने अंबर को बाहर निकाला तो विशाल लंगर अचानक हिलने लगा और डूब गया, सीधे आर्यन के कंधे पर दबाव डाल दिया। बूम! आर्यन का शरीर तुरंत दबाव से झुक गया। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी रीढ़ टूट गई हो। उसी क्षण आर्यन को लगा कि वह मरने वाला है। आह! फीनिक्स ने एक डरावनी चीख निकाली, पतिदेव! उसकी पुतलियां बदल गईं, फीनिक्स की पुतलियां बन गईं। इसके अलावा उसके माथे पर फीनिक्स के पंख उग आए और वह बदलने वाली थी। आर्यन के माथे की नसें कांप रही थीं। यह देखकर कि फीनिक्स बदलने वाली है, उसने तुरंत कहा, बिंग बिंग, उतावला मत हो, शांत रहो। मैं ठीक हूं, उतावला मत हो। एक बार जब फीनिक्स उग्र हो जाती तो वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाती। नीचांग शहर यहां से लाखों किलोमीटर दूर था, लेकिन वे काले कपड़े पहने विशेषज्ञ साधारण लोग नहीं थे। एक बार जब फीनिक्स बदल जाती तो वे तुरंत उनके ठिकाने का पता लगा लेते। उस समय यह खतरनाक होता। दाहान! जल्दी करो, उसे बचाओ। चट्टान पर बाइली तियानहाई ने एक भारी आवाज में कहा। बिना एक शब्द कहे बड़े आदमी दाहान ने अपनी दाहिनी बाह को घुमाया और उसे जंजीर के चारों ओर लपेट लिया, उसे जोर से खींचते हुए। आह! उसने एक गर्जना की। लंगर थोड़ा रुक गया। आर्यन ने गहरी सांस ली
उसका शरीर थोड़ा झुक गया था। वह भागने का मौका लेना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय बूम! लंगर फिर से डूब गया। दाहान की आंखें चौंक गईं। युवा मालिक, यह लंगर और भारी हो गया है। आह! एक विस्फोटक आवाज के साथ उसने सीधे जंजीर को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। इस समय उसके शरीर की मांसपेशियां फटने वाली थीं। अपनी दिव्य शक्ति को छोड़ते हुए उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए। उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया और उसका मिशन उसे पकड़ना था। आम तौर पर उसे इतनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब लंगर का वजन लगातार बढ़ रहा था। यह एक मरे हुए व्यक्ति की तरह था। चाहे आप उसे बचाने की कितनी भी कोशिश करें, मृत्यु के देवता की दूसरी टूटी हुई दरांती उसे सीधे नरक में खींच लेगी। इस क्षण में लंगर एक मृत व्यक्ति था और दूसरा छोर मृत्यु का देवता था। बाइली तियानहाई ने माथे पर शिकन डाली। वह जंजीर पर दौड़ने लगा। आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को जारी रखूं या कोई और बदलाव करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3528। बैम! उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर की ओर छलांग लगाई। लंगर जोर से नीचे खिसका। अगर इस बार वह बाहर नहीं निकलता तो आर्यन शायद मांस का एक लोथड़ा बन जाता। जमीन धंस गई और पूरा किनारा ही नीचे चला गया। सोचिए यह कितना भारी होगा। आर्यन ने राहत की सांस ली और बहादुर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने कहा, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो। मैं बस प्राचीन भयंकर दल में इतना बोर नहीं होना चाहता। तभी बहादुर की नजर तनाव में आ गई। अरे बाप रे! पहाड़ी की चोटी पर देखते हुए दाशन अब भी पूरी ताकत से लटका हुआ था और जंजीर उसकी कमर से बंधी थी। अगर वह समय पर उसे नहीं खोलता तो उसकी कमर टूट जाती। दाशन, बहादुर ने जोर से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दाशन को गंभीरता से नहीं लेता और उसे एक नौकर की तरह आदेश देता है। लेकिन इस समुद्री नगर में उसका एक ही दोस्त था। दाशन का चेहरा लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसकी कमर लगातार कस रही थी और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह बस अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से कसकर पकड़ सकता था। अगर उसमें जन्मजात दैवीय शक्ति न होती, अगर वह एक प्राचीन प्राणी की प्रतिभा से संपन्न न होता, तो उसका शरीर बहुत पहले ही आधा कट गया होता। लेकिन फिर भी वह अब केवल इतना ही कर सकता था कि जंजीर को जोर से खींचे, अपनी कमर से बंधी जंजीर को खोल न पाए। लंगर भारी होता गया। जैसे जैसे वह समुद्र में खिसकता गया, उसका वजन लगातार बढ़ता गया। बहादुर ने बेचैनी से सोचा, लेकिन वह कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, उसका दिमाग कितना भी विकसित क्यों न हो, इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह नीचे कूदता तो वह तुरंत आधा कट जाता। हुफ! आर्यन का दिल बैठ गया। प्राचीन नाग शरीर, उसके शरीर पर आभा तुरंत बदल गई। उसने दोनों हाथों से जंजीर को खींचा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसके कंधे पर कपड़े आर्यन की मांसपेशियों से तुरंत फट गए। आर्यन का शरीर धंस गया और उसने जोर से जंजीर को खींचा। बहादुर चौंक गया। क्या अद्भुत शक्ति है! आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से कहा, दाशन, जल्दी करो। भले ही वह प्राचीन नाग शरीर की शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि लंगर बिल्कुल नहीं गिर रहा था, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। यह शक्ति
यह उस तरह की विनाशकारी शक्ति होनी चाहिए। एक बार जब आर्यन को अंबर मिल जाता तो लंगर नष्ट हो जाता। इसका अस्तित्व लोगों के लिए अंबर खोजने के लिए था। अब जब उसके पास अंबर था तो इसे नष्ट होना ही था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यही कारण था कि आर्यन का प्राचीन नाग शरीर भी इसे रोक नहीं पा रहा था। बहादुर ने तुरंत चिल्लाया, दाशन नीचे कूदो। अब जब आर्यन उसे पकड़ रहा था तो दाशन को ऊंची जगह से कूदकर खुद को जंजीर से छुड़ाना होगा। यही एकमात्र तरीका था। दाशन ने ज्यादा नहीं सोचा। जब वह बहादुर के साथ था तो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। एक जोरदार छलांग के साथ वह चट्टान से नीचे कूद गया, बीच हवा में जल्दी से जंजीरों को खोलना चाहता था। लेकिन लंगर और भी भारी होता गया और जंजीरें भी। जब दाशन हवा में कूदा तो जंजीर धंस गई और उसका पूरा शरीर सीधा नीचे गिर गया। जंजीर को खोलने का समय नहीं था। धम्म! वह जमीन पर जोर से गिरा। दाशन का शरीर उछला। वह जमीन पर जा गिरा। जैसे ही वह नीचे कूदा, लंगर फिर से भारी हो गया। आर्यन उसे बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहा था और जंजीर उसकी हथेलियों पर खड़खड़ा रही थी। उसकी हथेलियां कट गईं। इससे आर्यन अपने दिल में बेहद नाखुश हो गया। बहादुर की आंखें सिकुड़ गईं और वह जल्दी से ऊपर दौड़ा। दाशन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। धत! इतना विकृत! आर्यन चौंक गया। अगर कोई और होता तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। यह लड़का, वह वास्तव में पूरी तरह से ठीक था। वह जन्म से ही एक टैंक है। उसकी त्वचा और मांस शायद उन दैवीय जानवरों की सुरक्षा से भी ज्यादा मजबूत हैं, है ना? आर्यन का खून खौल रहा था। अगर ऐसा टैंक खेल में नुकसान को रोक सकता तो यह बाद में नुकसान पहुंचाने के लिए एक अद्भुत वातावरण बनाता। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। प्रतिभा क्या थी? इस तरह का टैंक एक प्रतिभा थी। दाशन उठने के लिए संघर्ष किया और कहा, जंजीर भी भारी हो रही है, क्या हो रहा है? पहले की तरह दाशन को रोक दिया गया। दाशन बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तुम्हारी तो... आर्यन ने छींक दी, अगर मैं गुस्सा नहीं होता तो क्या तुम मुझे एक बीमार बिल्ली समझते हो? विचार डूब गया। आर्यन ने दाशन से कहा, पकड़े रहो, मैं इस जंजीर को तोड़ना चाहता हूं। जंजीर को तोड़ना ही एकमात्र तरीका था। अगर वह इसे नहीं तोड़ता तो दाशन को भी समुद्र में खींच लिया जाएगा और लंगर के साथ नष्ट कर दिया जाएगा। बहादुर कांप उठा, तुम जंजीर तोड़ना चाहते हो? यह जंजीर काले लोहे से बनी है और यह कोई साधारण काला लोहा नहीं है। हमारे समुद्री नौवहन नगर में सबसे अच्छा लोहार भी इसे नहीं बना सकता। यह जंग लगी हुई लग रही थी, लेकिन इसकी सामग्री साधारण काले लोहे से कहीं बेहतर थी। बहादुर को नहीं पता था, लेकिन बहादुर अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने पहले इस जंजीर का अध्ययन किया था और साधारण लोहार इसे बिल्कुल नहीं बना सकते थे। भले ही इसे आग में भुना जाए, भले ही यह एक तेज हथियार या एक भारी हथौड़ा हो, यह काम नहीं करेगा। इसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता था। अब आर्यन ने कहा कि वह इसे अपने हाथों से तोड़ना चाहता है। यह असंभव था। कम से कम बहादुर ने सोचा कि यह असंभव था। वह चार दिमाग वाला एक जीनियस था और यहाँ तक कि उसने भी सोचा कि यह असंभव था, इसलिए आर्यन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आर्यन ने वही कहा जो उसने सोचा था। वह बहादुर की मंजूरी नहीं चाहता था क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था। हफ! आर्यन अचानक आधा कदम पीछे हट गया, एक हल्की सांस छोड़ी
और अपनी घोड़े की मुद्रा को नीचे किया। इस समय उसके दिमाग में शक्ति राजा मुट्ठी के सुझाव लगातार आ रहे थे और उसने हर विवरण पर ध्यान दिया। दाशन को देखकर जो संघर्ष कर रहा था, आर्यन चिल्लाया, मैं मुक्का मारने जा रहा हूं। बहादुर की नजर तनाव में आ गई। शक्ति राजा मुट्ठी, आर्यन अपने दिल में दहाड़ा और मुक्का मार दिया। बस गड़गड़ाहट। मुक्का जंजीर पर पड़ा, जिससे वह धंस गई और मुड़ गई। पूरी जंजीर हिल गई और दाशन को सीधे जमीन पर घसीट लिया गया। जंजीर के गिरने की गति और भी तेज हो गई, उसे उन्मत्त होकर समुद्र में घसीट रही थी। बहादुर की आंखें तनाव में आ गईं, वह आर्यन की ताकत से चौंक गया था। इतनी मोटी जंजीर वास्तव में विस्फोट की शक्ति से मुड़ गई थी। किसी को पता होना चाहिए कि उसने कई तरीकों की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वास्तव में एक ही मुक्के से इसे तोड़ने में सक्षम होना, इसका उसके दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दिलचस्प, बहादुर इस झटके के कारण उदास महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि और भी उत्साहित हो गया था। आर्यन का दिल कस गया। इसी तरह वह भी शक्ति राजा मुट्ठी की शक्ति से चौंक गया था। धत! यह वास्तव में भयंकर है। यह वास्तव में एक गहरा मार्शल आर्ट है। मैंने उस मुक्के में प्राचीन नाग शरीर की शक्ति का उपयोग नहीं किया। आर्यन ने सांस छोड़ी, एक और मुक्का। समय नहीं था। जंजीर दाशन को नीचे खींचती रही, बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। प्राचीन नाग शरीर। बस। शक्ति राजा। आर्यन अपने दिल में दहाड़ा और जोर से मुक्का मारा। यह जंजीर पर जा लगा। धमाका। धड़ाम। धड़ाम। पूरा जलपुरी नगर जोरदार भूकंप से हिल उठा। नगर प्रमुख का निवास। बलि तो अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। यह क्या हुआ? क्या भूकंप आ गया है? कंपन इतना तीव्र था कि हर कोई घबरा गया था। आरोही की भौहें भी तन गईं। वह मन ही मन सोचने लगा, यह कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। क्या इस जलपुरी नगर में कोई बहुत बड़ा महारथी छिपा है? पूरे महल में दहशत का माहौल था। हर कोई इस अचानक आए भूकंप से सकते में था। समुद्र तट पर भूकंप आना बहुत घातक होता है। यदि कोई बड़ी सुनामी आ गई तो पूरा जलपुरी नगर पल भर में नष्ट हो सकता है। लेकिन वह भयंकर कंपन कुछ ही क्षणों में रुक गया। बलितू ने भी राहत की सांस ली। तभी एक सेवक तेजी से अंदर आया। बलितू ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सेवक ने कहा, समंदर शांत है, लहरें भी सामान्य हैं और पानी भी पीछे नहीं हटा है, इसलिए सुनामी का खतरा नहीं है। हालांकि अभी-अभी प्रशिक्षण मैदान के पीछे वाली पहाड़ी पर बहुत हलचल हुई थी और कंपन वहीं से आ रहा था। बलितू ने पूछा, तीन ही कहाँ है? सेवक ने जवाब दिया, युवा मालिक तीन ही पिछली पहाड़ी की ओर गए हैं। यह सुनकर बलितू गुस्से में भर गया। दुष्ट लड़का, जरूर उसी का काम होगा। उसे प्राचीन प्रचंड दल में जाना है, फिर भी वह मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा है। आरोही जी, मेरा बेटा बहुत जिद्दी और शरारती है। जब वह प्राचीन प्रचंड दल पहुंचे तो कृपया आप उसका ख्याल रखिएगा, कहते हुए बलितू ने आंखों से सेवक को इशारा किया। सेवक ने दरवाजे के बाहर देखा। तुरंत ही एक नौकर एक थाली में आत्मिक पत्थर लेकर अंदर आया। वह तलवार के आकार के आत्मिक पत्थर थे। बलितू ने कहा, आरोही जी, मैं जानता हूं कि आप एक तलवारबाज हैं। ये आत्मिक पत्थर तलवारबाजों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। ये आत्मिक पत्थर बहुत कीमती थे। लेकिन
अपने बेटे को प्राचीन प्रचंड दल में आसान जीवन मिले और उसकी देखभाल हो सके, इसके लिए वह पिता अपनी पूरी संपत्ति बेचने को तैयार था। और तो और वह बचपन से तीनही की देखभाल नहीं कर पाने का पश्चाताप भी महसूस करता था। अब जब उसे जाना था तो वह बहुत चिंतित था। आरोही ने कहा, नगर प्रमुख, आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं प्राचीन प्रचंड दल में भर्ती होने वाले सभी शिष्यों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इन चीजों को वापस ले जाइए। समय हो रहा है। चलिए हम पिछली पहाड़ी पर जाकर देखते हैं। उन्हें दल में ले जाने का समय हो गया है। तलवार आत्मा मूल पत्थर। ये पत्थर तो बहुत ही साधारण थे। आरोही ने जब से उन्हें देखा था तब से उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि उसे ये पसंद नहीं थे, बल्कि वे वास्तव में उसकी जरूरत से बहुत नीचे थे। प्राचीन प्रचंड दल का कोई भी आत्मिक पत्थर इससे 10 गुना ज्यादा बेहतर होता। बलि तो समझ गया कि आरोही को इन पत्थरों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकता था। उसकी माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आरोही मुस्कुराया और बोला, नगर प्रमुख, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं चौतरफा प्रतिभाशाली का ध्यान न रखूं, पर दल के कुछ वरिष्ठ लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे। युद्धशक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धिमत्ता भी उतनी ही जरूरी है। आपके बेटे को प्राचीन प्रचंड दल में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पद मिलेगा, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। बलितू ने फिर से उन आत्मिक पत्थरों की ओर देखा। आरोही ने कहा, ठीक है, मैं ये आत्मिक पत्थर स्वीकार कर लेता हूं। अगर वह इन्हें स्वीकार नहीं करता तो बलितू को सुकून नहीं मिलता। बलितू एक छोटे नगर से था। वह चीजों को बहुत सरल तरीके से देखता था। अगर आरोही उपहार स्वीकार कर लेता तो भले ही वह उसके बेटे का ध्यान न रखे, फिर भी यह उसकी मदद करता। जब बलितू ने देखा कि आरोही ने आत्मिक पत्थर ले लिए हैं तो उसके दिल को सुकून मिला। उसने कहा, बहुत बढ़िया। चलिए पिछली पहाड़ी पर चलकर देखते हैं कि वह दुष्ट लड़का क्या कर रहा है। बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3529 से 3530। पहाड़ी के तल पर आर्यन हांफता हुआ समुद्र तट पर लेटा हुआ था। नीले आकाश को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। बच गए। दाशन भी बुरी तरह हांफ रहा था। उसका चेहरा अब भी लाल था। वह अभी अभी बहुत डर गया था। तीनही भी समुद्र तट पर बैठा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह भी बहुत भयभीत था। जंजीर टूट गई थी। विशाल लंगर समुद्र की गहराई में चला गया था, जिससे समुद्र की तलहटी हिल गई थी। उसे बाहर निकालना तो दूर, शायद उसे ढूंढना भी असंभव था। अगर आर्यन ने अभी अभी जंजीर नहीं तोड़ी होती तो दाशन निश्चित रूप से समुद्र में खिंच जाता और बच नहीं पाता। ही मन हैरान था। उसने आर्यन की तरफ देखकर हल्के से कहा, धन्यवाद। उसने अपने जीवन में ये 2 शब्द कभी नहीं कहे थे, लेकिन वह जानता था कि अगर आर्यन नहीं होता तो दाशन अब तक मर चुका होता। दाशन ने भी कहा, धन्यवाद। आर्यन ने कमजोर स्वर में हाथ हिलाया और कहा, धन्यवाद किस लिए? तुम लोग मेरी मदद के लिए यह कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। ईशानी खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम तीनों सच में बहुत मजेदार हो। अगर तुम सब एक दूसरे को धन्यवाद कहोगे तो तुम लोग कसम क्यों नहीं खा लेते? कम से कम प्राचीन प्रचंड दल पहुंचकर तुम लोग एक दूसरे का ख्याल तो रख पाओगे। तीनही ने कहा, मुझे यह सुझाव बुरा नहीं लगा। दाशन ने कहा, ठीक है।
आर्यन ने ईशानी की तरफ देखा। ईशानी खिलखिलाकर हंसी और उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठीं। आर्यन जानता था कि ईशानी निश्चित रूप से तीन ही और दाशन की प्रतिभा के बारे में जानती थी और इसीलिए उसने उन्हें कसम खाने के लिए कहा था। आर्यन ने कहा, तो फिर चलो कसम खाते हैं। वे तीनों एक साथ आगे बढ़े। आर्यन ने पूछा, कसम खाने की क्या प्रक्रिया होती है? तीन ही ने कहा, मैं नहीं जानता। दाशन ने सिर हिलाया। आर्यन ने कहा, तो फिर चलो हम अपने अपने घर के रिवाजों के अनुसार करते हैं। मैं आर्यन, मैं तीन ही, मैं दाशन, हम तीनों भाई आज कसम खाते हैं। ऊपर आसमान और नीचे समंदर को गवाह मानकर हम एक दिन पैदा होने की कामना नहीं करते बल्कि एक ही दिन मरने की कामना करते हैं। यह कहते ही वे तीनों जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और जोर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे तीनों खड़े हो गए। आर्यन मुस्कुराया और बोला, अगर शराब होती तो और भी मजा आता। तीन ही बहुत उत्साहित लग रहा था। उसने पहले कभी किसी के साथ कसम नहीं खाई थी और वह नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाता है। खासकर जब आर्यन ने ये शब्द कहे तो वह बहुत जोश से भर गया। हम एक दिन पैदा होने की कामना नहीं करते बल्कि एक ही दिन मरने की कामना करते हैं और जीवन भर भाई बने रहेंगे। दाशन और भी ज्यादा उत्साहित था। तीन ही ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आज से तुम बड़े भाई हो, मैं दूसरा भाई हूं और दाशन तीसरा भाई है। दाशन ने भी सिर हिलाया। वे दोनों आर्यन की ओर देखकर बोले, बड़े भाई। ईशानी खिलखिलाकर हंसी। आर्यन ने कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई। भाई बनना बहुत सरल था। आर्यन भी मन ही मन थोड़ा उत्साहित था। यह पहली बार था जब उसने किसी के साथ कसम खाई थी। अरे बेवकूफों, तुम लोग वहां नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? पहाड़ी की चोटी पर बली तूने जोर से आवाज लगाई। तीन ही थोड़ा परेशान था और बोला, सुन लिया। बली तूने पहाड़ी के तल पर बिखरी हुई चीजों को देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह विशाल लौह कहाँ है? यह अजीब है, मैंने उसे समुद्र से निकालने में कुछ साल लगाए थे, वह कहाँ चला गया? आरोही ने भी इस पर ध्यान दिया। आसपास खरोंच के निशान थे और प्रशिक्षण मैदान पर कुछ गहरे पदचिह्न थे। यहाँ कुछ तो हुआ था। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। तीन ही ने तुरंत सिर हिला दिया। इसी समय आर्यन ने उस जंजीर को देखा जिसे उसने तोड़ा था और उसका दिल जोर से धड़का। यह जंजीर अब कोई साधारण जंजीर नहीं है। उसने जंजीर को उठा लिया। हालांकि उसमें केवल कुछ ही हिस्से बचे थे, फिर भी वह बहुत भारी थी। मैं इसे पहले रख लेता हूं, भविष्य में यह जरूर काम आएगी। उसने जंजीर को अंतरिक्ष वलय में रख लिया। विनाश की जंजीरें। अचानक एक मधुर ध्वनि ने पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को विनाश की जंजीरें मिली। धत तेरे की। विनाश की जंजीरें? यह तो, क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है? आर्यन की आंखें फटी रह गईं। वह जानता था कि ये जंजीरें साधारण नहीं हैं। अभी जो लंगर की शक्ति थी वह बहुत ही जबरदस्त थी। यदि लंगर विकसित हो सकता है तो ये जंजीरें भी विकसित हुई होंगी। लेकिन आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि ये जंजीरें इतनी अद्भुत होंगी। जब आर्यन ने विनाश की जंजीरें के गुण देखे तो उसका दिल फिर से धड़क उठा। इसमें 50% विनाशकारी शक्ति है। गजब। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मालामाल हो गया। आर्यन खुशी से पागल हो गया।
ये गुण इतने असाधारण थे कि मानो स्वर्ग से आए हों। लेकिन इनका उपयोग करना थोड़ा मुश्किल था। ये बहुत भारी थीं। अगर मैं प्राचीन नाग शरीर और शक्ति राजा मुट्ठी का उपयोग करूं, तो यह मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं इन जंजीरों की विनाशकारी शक्ति को बाहर निकालूं, तो क्या मैं किसी को एक ही पल में नहीं मार सकता? आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। इस बार उसे बहुत कुछ मिला था। न केवल उसे एक उन्नत तकनीक वाला अंबर मिला, बल्कि विनाश की जंजीरें भी मिलीं। रिया के साथ रहने से उसकी किस्मत भी सुधर गई थी। अभ्यास मैदान में लौटते हुए बाइलीतू ने डांटा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अपना सामान पैक करो और हॉल में जाओ? लेकिन तुम हर जगह घूम रहे हो और इतनी बड़ी गहरे सागर का काला लोहा का टुकड़ा भी खो दिया। बच्चे, क्या तुम्हारी चमड़ी पिटने के लिए खुजला रही है? आर्यन ने कहा, अंकल बाइली, वह गहरे सागर का काला लोहा का टुकड़ा मेरे गलत तरीके से संभालने के कारण गहरे समुद्र में फिसल गया। इसका तियानहाई से कोई लेना देना नहीं है। बाइली तियानहाई मुस्कुराया, पिताजी, मैंने ही किया था तो क्या? उस बेकार धातु के टुकड़े का क्या उपयोग है? बाइलीतू की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। तुम? यांग दाओ थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। एक विचार के साथ उसने केला पंखा को बुलाया। यांग दाओ ने आगे बढ़कर कहा, तियानहाई, क्या तुम्हें पिताजी से कुछ और कहना है? इस बार हम कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक नहीं मिल पाएंगे। बाइली तियानहाई ने कहा, कुछ नहीं कहना। वह सीधे केला पंखा पर चढ़ गया। दाहान ने कहा, गुरुजी, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से छोटे मालिक का ख्याल रखूंगा। आप भी यहाँ अपना ख्याल रखें। बाइलीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। आर्यन ने याद दिलाया, दूसरे भाई, कुछ तो कहो। साधना का मार्ग लंबा और कठिन था। शक्तिशाली लोगों के लिए 10 साल बस पलक झपकने जितना हो सकता था, लेकिन साधारण नश्वर लोगों के लिए यह अनगिनत साल थे। बाइली तियानहाई ने जिद्दी होकर एक तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वह एक चार दिमाग वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसका आईक्यू भयानक रूप से उच्च था, लेकिन वह अपने ही पिता को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता था। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। केला पंखा धीरे धीरे ऊपर उठा। यांग दाओ ने बाइलीतू द्वारा दिए गए आत्मा मूल पत्थर को बाहर निकाला और कहा, यह तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो तुम्हारे पिताजी को चैन नहीं मिलता। तुम्हारे पिताजी तो? बाइली तियानहाई ने आत्मा मूल पत्थर को देखा। उसे समझ में आने लगा कि उसके पिताजी ने अपनी कई पसंदीदा चीजें क्यों बेच दी थीं। यह उसके लिए रास्ता बनाने के लिए था। एक पल में बाइली तियानहाई अपने दिल को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने नीचे खड़े लोगों को चिल्लाकर कहा, पिताजी, अपना ख्याल रखना। मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, कभी नहीं। जमीन पर बाइलीतू के आंसू बहने लगे और उसने भारी मन से कहा, बदमाश लड़का। जैसे ही उसने कहा, वह हंस पड़ा। आर्यन ने बाइली तियानहाई को देखा। वास्तव में वह बहुत ईर्ष्या कर रहा था। इतने साल हो गए थे। उसकी यादें बंद थीं। उसे यह भी याद नहीं था कि उसके पिताजी कैसे दिखते थे। उसे सिर्फ उनका नाम पता था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। पिताजी, माँ, मैं निश्चित रूप से आपको ढूंढूंगा। मैं ढूंढूंगा, आर्यन ने दृढ़ निश्चय किया। रहस्यमय सम्राट, मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। मैं मारूंगा। नाग का नरसंहार हुआ था।
आलोक सिंह को रहस्यमय सम्राट ने पकड़ लिया था। वह अब कैसा था? वह किस तरह का दुख झेल रहा था? आर्यन को नहीं पता था। वह केवल रहस्यमय सम्राट से मिलने से पहले जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना चाहता था। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि वह रहस्यमय सम्राट को एक हाथ से कुचल सके। रहस्यमय सम्राट से मिलने से पहले आर्यन केवल एक ही काम कर सकता था, जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना। रिया ने आर्यन की तड़प को महसूस किया। वह धीरे से आर्यन के कंधे पर झुक गई और बुदबुदाई, मुझे भी अपनी चाची की याद आती है। आर्यन ने अपने विचारों को वापस लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर वापस लाऊंगा। यांग दाओ ने आत्मा मूल पत्थर को देखा और कहा, ये आत्मा मूल पत्थर मेरे लिए बेकार हैं। इन्हें ले लो और साधना करो। यह तुम्हारी वर्तमान साधना के लिए मददगार होना चाहिए। हमें प्राचीन ज्वाला पंथ तक पहुंचने में अभी भी कुछ दिन लगेंगे। इन कुछ दिनों में तुम सभी को ठीक से साधना करनी चाहिए। खासकर तुम आर्यन। यांग दाओ ने आर्यन को देखा और कहा, तुम्हारा वर्तमान साधना स्तर बहुत कम है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और तुम्हारे पास बहुत क्षमता है। हालांकि प्राचीन ज्वाला पंथ के बड़ों को यह पता नहीं होगा। इसके अलावा वे तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई समय नहीं देंगे। अगर वे तुम्हें महत्व नहीं देते हैं तो तुम्हें साधना के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर बड़े तुम्हें महत्व नहीं देते हैं तो तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा। वास्तव में इस तरह की परीक्षा उन लोगों को हार मानने के लिए होती है जो आशावादी नहीं हैं। बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका यह है कि बड़ों द्वारा चुना जाए। इस तरह यह बहुत आसान हो जाएगा। यांग दाओ ने आर्यन को देखा। उन तीनों में से जिसकी चिंता उसे सबसे ज्यादा थी वह आर्यन था, क्योंकि आर्यन की क्षमता और प्रतिभा को नहीं देखा जा सकता था। इसके विपरीत बाइली तियानहाई और झाओ दा हान को एक नज़र में देखा जा सकता था। वे दोनों ऐसे प्रतिभाशाली थे जिनकी प्राचीन ज्वाला पंथ को आवश्यकता थी। वास्तव में यांग दाओ के लिए आर्यन को वापस प्राचीन ज्वाला पंथ में लाना एक निश्चित जोखिम था। एक व्यक्ति जिसे देखा नहीं जा सकता था वह प्राचीन ज्वाला पंथ में ज्यादा से ज्यादा एक बाहरी शिष्य हो सकता था और कभी भी प्राचीन ज्वाला पंथ के मुख्य घेरे में प्रवेश नहीं कर पाता था। हालांकि यांग दाओ यह बता सकता था कि आर्यन बाकी लोगों से अलग था। वह जुआ खेल रहा था। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं। तुम्हें अपनी साधना को जितना जल्दी हो सके उतना बढ़ाना होगा। भले ही तुम्हें बड़ों द्वारा न चुना जाए, तुम्हें प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और प्राचीन ज्वाला पंथ के बड़ों के सामने खुद को साबित करना होगा। यांग दाओ ने आर्यन को पहले से ही एक बचाव की सुई दी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM
जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।